नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक साधु की हत्या से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। साधु की हत्या उनके आश्रम में की गई। हत्या की जांच कर रही पुलिस की माने तो हत्या लूटपाट के इरादे से की गई, मगर साधु की हत्या से सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी और हिंदुत्ववादी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव सरकार में साधु सुरक्षित नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के साथ कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साधु की हत्या को साजिश बता रहे हैं। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में साधु कितने सुरक्षित। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। नांदेड़ के 200 साल पुराने निर्वाणी मठ में शनिवार की रात खूनी खेल खेला गया। मठ के साधु रुद्र पशुपति महाराज की मठ के अंदर ही गला दबाकर हत्या कर दी गई। आज के दिन एक सुबह नागठाणे गांव के निर्वाणजी मठ, जहां शिवाचार्य रुद्र पशुपति का मठ है, वहां उनकी हत्या हुई थी। पुलिस की माने तो पहली नजर में यह मामला लूट और हत्या का है, क्योंकि पुलिस की थ्योरी कहती है कि लूट के इरादे से आरोपी आश्रम में घुसा और उसने साधु की गला दबाकर हत्या की और उनका सामान लेकर भागने की कोशिश की। उस गांव का ही अक्यूज साईनाथ लंगोटे, इन्होंने पहले उनके फ्रेंड भगवान शिंदे की हत्या की थी और वो उनको एक करके वो साधु के मठ में उन्होंने प्रवेश किया। साधु को उन्होंने उनके शरीर पे मिर्च फूट डाली, वहाँ कुछ झटापट हुई है और साधु को उन्होंने गला दबा के मारा और साधु के जो चीज़ वस्तु यानी लैपटॉप, बाकी के चीज़ वस्तु और पैसे वो डिक्के साधु के गाड़ी में डाल के और साधु को भी मृतदेह गाड़ी में डाल के वो वहाँ से भाग रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी की गाड़ी गेट पर ही फंस गई। तब तक आश्रम के सेवादार जाग गए और वो आरोपी के पास पहुंच गए, लेकिन मौका पाकर आरोपी यहां से भाग निकला। गाड़ी मठ के गेट पे अटक गई, यानी उसको धक्का लगा और साधु के सेवकरी नीचे आ गए। जब सेवकरी को पता चला कि वो साधु को लेकर वो तो पता नहीं था, लेकिन ऐसे चल रहा था कि गाड़ी चुरा रहा है, तो उसको तहकीकात कर रहे थे कि गाड़ी लेकर तू क्यों भाग रहा है, क्या साधु की गाड़ी क्यों चुरा रहा है। तो उसको थोड़ा टाइम मिला, वो गाड़ी के नीचे आ गया और लोग इधर उधर उनसे बोलते लगे तो वो वहाँ से वो भाग गया। अब तक आश्रम के सेवादारों को मालूम नहीं था कि साधु की हत्या हो चुकी है, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा तो उन्हें आश्रम का पैसा, साधु का लैपटॉप और साधु का शव मिला। तो फिर गाड़ी की कांच फोड़ के उन्होंने अंदर देखा तो अंदर साधु और उनके पूरे पैसा, लैपटॉप, बाकी सामान था और वो वहाँ से दूसरे एक जगह से मोटरसाइकिल चुरा के भाग गया। साधु की हत्या से पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस वालों ने गांव वालों के बताए अनुसार तहकीकात शुरू की और जल्द ही आरोपी पकड़ लिया गया। अभी हमको खबर मिला है कि उनको भी हमारे पुलिस ने ताबे में लिया है। अब हम उसके पूरा उनके गुनाह दाखिल हुए और हम उनके ऊपर। पुलिस की माने तो आरोपी ने लूटपाट के इरादे से ही साधु की हत्या की। वो साधु का भक्त था, मारने का उनका इंटेंशन तो दूसरा कोई नहीं, सिर्फ उनका पैसा लुटाना ये था, ऐसा दिख रहा है। तो सवाल यह है कि जब आरोपी ने साधु की हत्या लूटपाट के लिए की तो फिर आरोपी के साथी को किसने मारा? अगर ये जो दूसरा भगवान शिंदे करके जो मयत था, उनको जो मारा है, तो वो उनके सुबह से यानी पहले दिन से सुबह से साथ है। लगता है कि वो साधु के मठ में वो दोनों भी गए होंगे। जब उन्होंने जो मुख्य आरोपी है साईनाथ शिंदे ने अगर उनको बोला होगा कि तुम भी चलो, तो उन्होंने हो सकता है कि साधु को लूटना बुरी बात है, इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया होगा और उनका भंडा फूट जाएगा, इसीलिए उन्होंने अकेले जाके इसको मार डाला और फिर साधु को मारा। पुलिस की माने तो आरोपी पहले से ही आपराधिक किस्म का रहा है। ये 10 साल पहले उन्होंने उनके पिताजी के साथ एक गुनाह किया है, उसने एक का मर्डर किया था। अभी भी उनके ऊपर एक 15-20 दिन पहले भी एक गुनाह यहाँ दाखिल है, लड़की की छेड़छाड़ की वजह का। ये उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं। तो पुलिस के मुताबिक ये ओपन एंड शट केस है, जिसमें लूटपाट के इरादे से एक शख्स ने साधु की हत्या की। मगर पालघर के बाद नांदेड़ में साधु की हत्या हुई तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। शुरुआत की बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 साधुओं की गला रेतकर निर्मम हत्या। गत 1 महीने के अंतराल में
ये दूसरी बार साधुओं की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश के और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे, पर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? उधर अपनी ही पार्टी से खफा माने जा रहे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो साधु की हत्या को लेकर सीधे साजिश का आरोप लगा दिया। देश में साधु सन्यासियों की निर्मम हत्या का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ताजा घटना है नांदेड़ की। एक लिंगायत साधु की हत्या कर दी गई। गहराई में जाना जरूरी है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तो हत्याएं नहीं हो रही हैं। सियासत रफ्तार पकड़ रही है। नांदेड़ में हुई हत्या को पालघर से जोड़कर महाराष्ट्र में ऐसी हत्याओं के सिलसिले पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आरोपी बताएगा। कुंवरचंद मंडले, नांदेड़, आज तक। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश तिवारी नेता शिवसेना के, महंत नवल किशोर जी महामंडलेश्वर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश प्रकाश जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बीएसपी समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं सुधांशु जी आपके पास आना चाहती हूं। पालघर के लिंचिंग मामले की नींव रखकर आखिर इस तरह से सवाल सरकार पर खड़े कर देना क्या सही है, जैसा राम कदम आपके नेता कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यह है कि अपराधवश अगर इस तरह की कोई हत्या होती है तो क्या उसको साधु संतों के खिलाफ साजिश माना जा सकता है? मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं। यदि इतने कम टाइम स्पैन में किसी भी दूसरे धर्म के 3 लोगों की इस प्रकार हत्या हो गई होती, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, जितने लोग पैनल में बैठे हैं उनसे संयोगवश मान लेते। और एक में पालघर में बच्चा चुरा रहे थे, ये थ्योरी है। यहां पे है लूटपाट थी, ये थ्योरी है। गजब का तर्क है भाई। पालघर में चलिए मान लिया आपसे गलती हो गई। सारी देश ने देखा है टीवी के ऊपर कैसा दिखाई पड़ रहा था कि पुलिस से वो हाथ छुड़ाने का, पुलिस हाथ छुड़ाने का प्रयास कर रही है, वो पुलिस का हाथ पकड़े रहने का प्रयास कर रहा है। चलिए, आज तक सीबीआई को रेफर किया उन्होंने? नहीं किया। तो मन में तुरंत संदेह उत्पन्न हो जाता है कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही अचानक ऐसी शक्तियों का वर्चस्व क्यों बढ़ जाता है। चाहे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की 2008 में हुई हत्या हो, चाहे आज यहां की घटनाएं हो। और एक और मैं बात करना चाहता हूं, यह जो नांदेड़ में हत्या हुई है, ये तो सभी समुदायों में, यद्यपि लिंगायत समुदाय के थे, परंतु सभी जाति वर्ग समुदाय में समान रूप से सम्मानित थे। सामान्यता अक्सर ये होता है कि लोग अपने वर्ग समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा अधिक होती है, और इन्होंने बहुत से विकास के कार्य किए थे। अब ये कहना कि वहां लूटपाट के लिए कोई आश्रम के कमरे के अंदर आ जाएगा, तो मुझे लगता है, और जैसे उस समय कहा गया था कि वो बच्चे चुरा कर भाग रहे थे, मतलब 70 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी में बैठ के बच्चे चुराने के लिए हाईवे से जा रहे थे, जबकि बच्चे चुराने की कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी उससे पहले के दिनों में, तो ये अपने आप में घनघोर संदेह उत्पन्न करता है। और ऐसा पहले भी हुआ 2004 में भी, सत्ता परिवर्तन के बाद जब कांग्रेस की केंद्र में सत्ता आई थी, तो शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी हुई हो, या अन्य बहुत सारी चीजें। सुधांशु जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, क्या ऐसा ही संदेह आपके मन में तब पैदा हुआ था जब बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी? हम तो ये बात कह रहे हैं कि जो किसी भी प्रकार का षड्यंत्र होता है, तो सरकार उस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करती है। यदि इन्हें ऐसा लगता है तो क्यों नहीं इन्होंने उस समय ये इस विषय को उठाया? ये बताइए, यदि इनको लगता है ये कभी भी इस विषय को उठाए हैं? चरण सिंह कभी नहीं उठाएंगे। अब यहाँ पे एक वाक्य, अंजना जी, चरण सिंह सापरा जी, अंजना, नहीं, अब तो संजय निरुपम आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उनको साजिश दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिख रही? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम मैं कहूं कि महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है। यहाँ पर अगर किसी भी संत को कोई आहत पहुंचती है, कोई हत्या होती है, तो हमारा मन बहुत व्यथित होता है, दुखी होता है, और मैं इस चीज की निंदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे सुधांशु जी आज की जो घटना है उस पर तो बोले नहीं, पालघर पर ही बोलते रहे, जबकि पालघर का मामला था वो अलग किस्म का था, वो मॉब लिंचिंग थी और वहां पर एक बच्चे चुराने की अफवाह थी। यहाँ पर क्या है कि क्राइम फॉर गेन है कि एक व्यक्ति ने चोरी करनी थी, उस व्यक्ति ने साधु महाराज को मारने से पहले अपने एक साथी को मारा है, भगवान शिंदे की पहले उसने हत्या की है, फिर वो साधु महाराज यहाँ पर गया है
वहां पर उसने 60,000 रुपया चुराया है, साथ में सोना चुराया है, साधु की हत्या की है, साधु महाराज के शव को लेकर के की XUV 300 में डाल करके वो भागना चाहा। अब भागते समय जब उसकी गाड़ी टकरा गई गेट से, घबराहट और कूद करके सेवक और 4-5 आ गए मठ के अंदर से, तब वो वहां से भागा। और ये मठ से जो उठ करके आए, अंजना जी मैं आपको बताऊं, इनको नहीं पता था कि साधु महाराज की हत्या हो गई। ये फिर चले गए अंदर साधु महाराज को बताने के लिए कि आपकी गाड़ी चोरी हो रही थी। अंदर जाकर के जब देखा कि साधु महाराज नहीं है, गाड़ी का सर्च हुआ तो पता चला कि बॉडी अंदर है। तो इस तरह से ये एक क्राइम पर गेन है और व्यक्ति जो है वो नशेड़ी है। उसके पहले भी ऐसे केस है, आपने अभी सुना SP क्या बोल रहे थे, विजय मगर वही बात बोल रहे थे कि आदमी थोड़ा सा हिस्ट्री शीटर भी है, तो उसने एक चोरी करने के आधार से इस हत्या को अंजाम दिया। इसको भारतीय जनता पार्टी कोई कम्युनल एंगल तो दे नहीं सकती, क्योंकि मारने वाला भी लिंगायत है और जिनकी हत्या हुई महाराज साहब की वो भी लिंगायत महाराज है। तो इसलिए ये इसको कोई ना कोई पॉलिटिकल, यानी आप संतों की हत्या पर भी सियासत करना चाहते हैं। कम से कम आपको ये कहना चाहिए, ठीक है, आप ये कहते हैं कि सरकार इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई हो रही है। संजय निरुपम वाला सवाल सुना या जानबूझकर अनसुना कर दिया? नहीं, देखिए संजय निरुपम जी ने क्यों कहा ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता कि उनको क्या इसमें एंगल कराया है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस व्यक्ति ने हत्या को अंजाम दिया है वो तेलंगाना में अरेस्ट हो गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा उसने किस हेतु से ये हत्या करी। ठीक है, ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार महेश तिवारी जी भी बोल ले। ठीक है, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए सुधांशु जी। मैं चरण सिंह सापरा जी का सिर्फ 2 ही वाक्य बोलूंगा, ज्यादा नहीं। जैसे वहां पर 70 साल का एक बुजुर्ग था जो ढंग से चल नहीं पा रहा था, वो बच्चे को चुरा के गाड़ी से जा रहा था। यहां आप क्या कह रहे हैं? आपने अंजना जी कभी सुना है कोई चोर आएगा तो चोर चुपके से आते हैं, पिछले दरवाजे से आते हैं, मेन गेट से गाड़ी लेकर आ रहे हैं और चोरी करके मेन गेट से गाड़ी से जा रहे हैं। यह तर्क आप दे रहे हैं। मेरे ख्याल से सारे दर्शक इस बात को देख रहे हैं, किसी प्रेमिसेस में कोई चोर चोरी करने के लिए मेन गेट से कार से इंटर करके आ रहा है और जा रहा है। इस प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, जो आप समझाने का प्रयास क्राइम सीन का कर रहे हैं, तो वह तर्क और औचित्य दोनों को समझ सकते। दोनों में ही जो थ्योरी है ना, उसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं सापरा साहब आप बोलिएगा, एक सेकंड। लेकिन जो थ्योरी है वो उसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जहां पर बच्चे के किडनैपिंग का या बच्चे को अगवा करने का कोई केस, कोई FIR नहीं है, वहां पिछली बार जब साधुओं की लिंचिंग हुई तो बता दिया गया कि बच्चे चोरी होते थे इस इलाके में, इसलिए उनकी लिंचिंग की गई। अब इस वाले में थ्योरी दी जा रही है कि चोरी की वजह से हुआ। इस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं सापरा जी। जल्दी से छोटा सा जवाब मुझे मेहमानों के पास जाना है। अंजना जी, वो बच्चे चुराने की जो किस्से हैं वो वहां पर एकमात्र किस्सा नहीं था, उसके पहले भी किस्से हुए थे। FIR वो अफवाहों का बाजार पालघर जिले के अंदर था। और जहां तक ये अभी सुधांशु जी कह रहे हैं कि गाड़ी में हत्यारा आया, गाड़ी में हत्यारा नहीं आया, वो महाराज साहब की गाड़ी लेके भागने लगा था। आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है वहां पर। मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूं। हत्यारा नहीं, मान्यवर चोर गाड़ी से उस कमरे में नहीं मेन गेट से नहीं आया, वो अलग गेट से आया। और ये भी बताता हूं कि बगल के रूम से वो यहाँ घुसा है और ये महाराज साहब का जो कमरा था उस छत के बीच में गैप था, वहां से जंप मार करके अंदर आया है। आपने मुझे मजबूर किया है, इसलिए मैं सारी परिस्थिति बताता हूँ। मैंने वहां के IGP से बात की है, वहां के SP से बात की है। IGP खुद वहां पर पूरी गांव में गए हैं, घटना स्थल पर गए हैं, इसलिए मैं आपको इतनी सारी कहानी बता रहा हूँ। पूरी तैयारी से आया हूँ सुधांशु जी। आप जनता को इस तरह से गलाइए मत। और आपको बुलंदशहर की हत्याएं नहीं नजर आती है, आपको इटावा में पिचोरी परिवार के 5 लोग मर गए वो नहीं नजर आई, आपको गोरखपुर के अंदर एक महाराज की, साधु महाराज की हत्या हुई, तब आपने सवाल नहीं उठाया। आप मात्र को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, इसका राजनीतिकरण मत करिए। अब देखिए अंजना जी, आपके कहते कहते इन्होंने एक थ्योरी और बदल दी कि चोर आया पीछे से और गाड़ी लेकर भागा। वाह भाई वाह। मतलब अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि चोर चोरी करने आया, हत्या करने, अब गाड़ी भी लेके भागा। भाई जब चोर और हत्या करके आदमी भागता है तो चोर दरवाजे से भागता है कि मेन गेट से गाड़ी लेके भागता है? अब वो मतलब किसी को कोई ना इन्वेस्टिगेशन होगा। आपको बहुत जानकारियां हैं, मगर ये जानकारी नहीं तो फिर तब मान लीजिए आपके दौरे हुकूमत में चोरों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ है कि पिछले दरवाजे से चोरी करके आने के बाद अगले दरवाजे से काम लेके भागे। से पहले एक एक करके प्लीज, एक एक करके मैंने आपको बताया। प्लीज
प्राइमा फेसी मैंने आपको बताया, बाकी नहीं, आपके प्राइमा जो फेसी प्रश्न तो है, वो पिछली बार भी investigation कई में आ बातें कही गई थी। आप कह रहे हैं आप तैयारी से आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार भी पुलिस तैयारी के साथ खड़ी थी छापरा साहब, बाकायदा उन साधुओं को जो निहत्थे थे भीड़ के हवाले कर रही थी। इसकी गंभीरता को समझिए। हादसा हो जाने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी के नेता एसपी डीएसपी से बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। समझना यह होगा कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो। जल्दी से महेश जी, मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहती हूं। मैडम, कमेंट देने के पहले मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनको क्या है ना कि यहाँ पर अब कम्युनल एंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इनकी परेशानी। मैं उस बात को लेकर चलना चाहता हूं जिस ट्वीट पे ये सारा मामला खड़ा हुआ है, क्योंकि ना तो इनके पास फैक्ट है ना ये कि कुछ जानना चाहते हैं, बिना तैयारी के आते। संजय निरुपम जी ने क्या ट्वीट किया, पहले उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद सारा कुछ मामला सामने आ जाएगा। उन्होंने ये लिखा है, देश में साधु सन्यासियों की निर्मम हत्या का एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ताजा घटना है कि नांदेड़ की कल आश्रम में घुसकर एक लिंगायत साधु की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं की गहराई में जाना जरूरी है। देश में, महाराष्ट्र में नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल उठाया है देश में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी में इसी महीने में अनुराग शर्मा जो हिंदूवादी नेता है उनकी हत्या हो गई। उस पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने कुछ नहीं बोला या बोलना भी नहीं चाहेंगे। 28 अप्रैल 2020 को जब 2 साधुओं की निर्मम हत्या हो जाती है यूपी में, तब ये कुछ नहीं बोलते। क्या इन्होंने सीबीआई को मामला सौंप दिया था? 19 अक्टूबर 2019 को जब कमलेश तिवारी हिंदूवादी नेता की हत्या होती है यूपी में, तब ये कुछ नहीं बोलते। असल में होता क्या है कि महाराष्ट्र में जितना प्रॉम्प्ट एक्शन हो रहा है, जिस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक्शन में आती है, आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को तेलंगाना से पकड़ लिया गया। जहां तक पालघर की हत्या का सवाल है, 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, हमें खेद है। और एक संवेदनशील सरकार होने के नाते प्रॉम्प्ट एक्शन किया गया, 101 अभियुक्त को अरेस्ट किया गया और सारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप एक साधु की हत्या होती है महाराष्ट्र में, एक साधु की हत्या होती है यूपी में, आप दोनों साधुओं की हत्या में आप डिफरेंस कर देते हैं। आप महाराज कहाँ का ये न्याय करना चाहते हैं? किस तरह से आप कम्युनल एंगल को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आप हमला बोलते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने मामलों में, मैंने 3 मामले आपको गिनवाए यूपी के, कितने मामलों में आपने सीबीआई को तुरंत आपने इन्वेस्टिगेशन सौंप दी? बिल्कुल एक भी नहीं सौंपी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में 24 घंटे में दोनों मामलों में, पालघर में और कल वाली घटना में, 24 घंटे के अंदर अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। जो पुलिसकर्मी इसके रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। आप ये बताओ कि इससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसी प्रॉम्प्ट एक्शन करती है, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, आपको एक ठीक है महेश तिवारी जी, मैं जवाब लूंगी इसका। सुधांशु जी एक ही बार जवाब दीजिएगा, 1 सेकंड रुक जाइए। अब दो महामंडलेश्वर जी हमारे साथ है, उनकी प्रतिक्रिया में ले लूं। महंत नवल किशोर जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आपने तीनों नेताओं को सुन लिया है, आपको क्या दिख रहा है? अंजना जी, बड़ा दुख है, कष्ट है, जो साधु समग्र मानवता को एक मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, उन साधुओं की हत्या हो रही है। और मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि यहाँ बैठ कर के हत्याएं गिनाई जा रही हैं। किस प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई, हम यहाँ कितनी हत्याएं हुई उसे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सुनने के लिए बैठे हत्याएं क्यों हुई। अभी तक सुना जाता था कि साधु चोर को साधु बना देता है और साधुओं को चोर बनाया जा रहा है। अभी तक सुना जाता था चोर सामान लेके जाता है, पहली बार देखने आया कि साधु का सब लेके जा रहा है, चोर सामान नहीं सब लेके जा रहा है। इसलिए मेरी तो विनम्र प्रार्थना है सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, कि आज इस देश का साधु जो समाज के लिए जीता है, क्या साधु बनना अपराध हो गया? वो समत गुरु रामदास की भूमि, छत्रपति महाराज शिवाजी की भूमि, क्या हो रहा है देश में? क्या साधु होना अपराध ऐसा हो गया है? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज साधुओं की हत्या मत गिनाइए कि इस प्रदेश में इतनी हत्याएं हो गई, इस प्रदेश में इतनी हत्याएं हो गई, आपने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। राजनीति किसी और मुद्दे पर कर लो कृपा करके। ये साधु समाज के लिए जीता है, साधु मार्गदर्शक है, उस साधुओं की हत्या हो रही है। हो क्या गया इस देश को? महाराष्ट्र में चाहे यूपी, कहीं भी साधु की हत्या होना बंद हो। और मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं, उच्च स्तरीय इसकी जांच होना चाहिए। सामान्य चोरी नहीं है,
कहीं कह दे तो आप सामान चोरी हो रही थी, कहीं कह दे तो बच्चा चोरी हो क्या रहा है। गुमराह मत करो समाज को, जो अपराधी हैं उसको दंडित करो। उसने एक व्यक्ति को मार दिया, सब लेके जा रहा था, उसके पीछे मुझे लगता है, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी कि कोई व्यक्ति हत्या करके सब साथ में ले जाता है, सब साथ में ले जा रहा था, इसलिए संदेह बढ़ जाता है। मुझे लगता है कोई न कोई षड्यंत्र है। किसको दिखाने वाला था सब, देखो मैं इनको मार दिया हूं, देखो मैं साक्ष्य लेके आया हूं, साथ में मरे हुए साधु का शरीर लेके आया हूं। मेरी साधुओं की हत्या पर कृपा करके राजनीति मत करिए, हमें उत्तर दीजिए कि हमारे साधुओं की हत्या क्यों हो रही है। साधु ने अपराध क्या किया? भजन करता था, यही अपराध है। समाज को मार्गदर्शन करता है, यही अपराध है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, इसमें संदेह है। महेश तिवारी जी जवाब दीजिए उनकी बात। बिल्कुल, देखिए जो महंत जी कह रहे हैं, बिल्कुल इनकी बातों में मैं पूरी तरह से सच्चाई है और मैं इनकी बातों पे सहमत हूँ कि जब भी कभी साधु समाज में किसी भी साधु की हत्या होती है तो निसंदेह ये बहुत गंभीर मामला बन जाता है। लेकिन इसको इस तरह से देखा जाए कि जहां पर हत्या होती है किस तरह का गवर्नमेंट एक्शन लेती है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं महाराष्ट्र के उपलक्ष्य में बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जब भी कोई हत्या हुई, ये 2 मामले अभी प्रकरण में आए हैं, दोनों में स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है और त्वरित कार्रवाई करने के बाद ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? 24 घंटे के अंदर उनका सवाल ये है, उनका सवाल ये है, अरेस्ट किया गया। जो भी उनके न्याय व्यवस्था के अंदर कड़ी सजा शिवसेना से हमें अपेक्षा नहीं थी, शिवसेना से अपेक्षा नहीं थी कि साधु को चोर बना देंगे आप लोग, कड़ी सजा दी जाएगी, साधु को चोर बना देंगे, सवाल है बच्चा चोर बना देंगे। हत्याएं हो रही है, ये अपेक्षा हमें शिवसेना से नहीं थी। कम से कम ये गंभीर समस्या बन जाती है, इसको रोका जाना चाहिए। स्वयं भगवान इसमें जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लिया है, इस तरह से एक्शन लेने के बाद कोई भी निर्मम हत्या नहीं हो पाएगी। मैं इसको जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने पॉइंट आउट किया था, क्योंकि ये आज इंस्पेक्टर की भूमिका में है, ये नेता या प्रवक्ता की भूमिका में नहीं है। जिस तरह से ये इन्होंने कह दिया कि ये चोरी का मामला नहीं है, ये किसी और का मामला है, बच्चे चोरी का मामला नहीं है, तो ये आप ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर सुधांशु त्रिवेदी ये कह देते हैं कि चोरी का मामला नहीं है, आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? आप जांच होने दीजिए, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जो भी कानून के अंदर होगा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जब भी कोई साधु सापरा जी एक साथ जवाब दीजिएगा। आ रही हूँ एक बार साधु समाज के हित के लिए एक बार स्वामी सरस्वती जी बोल, जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो इन अपराधियों को दिया जाएगा, इससे वो बच नहीं सकते। स्वामी सरस्वती जी बोले। हाँ जी अंजना जी, सबकी बातें हमने सुन ली। ये एक तो संतों की हत्या बहुत दुखद है, और अभी जो महेश तिवारी जी शिवसेना नेता जो दलील दे रहे थे, अलग अलग स्टेट की गिनती करा रहे थे कि यहाँ हुई, यहाँ हत्या हुई, कहीं भी हत्या हो दुखद है, लेकिन इसके लिए राजनीति करना और अपने को प्रोटेक्ट करना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बहुत तुरंत क्विक एक्शन सरकार ने लिया। अब 2 बातें इसमें है। इस घटना में जो हमारे महामंडलेश्वर जी बोल रहे थे कि चोर चोरी करने आता है तो कभी शव लेके नहीं भागता है, निश्चित ही इसमें कुछ और भी एंगल हो सकता है। और क्विक एक्शन की बात जो शिवसेना नेता बता रहे हैं, जब वीडियो वायरल हुआ पालघर का, उसके बाद एक्शन लिया गया और कहते हैं बहुत क्विक लिया गया। और जब अलग अलग स्टेट के हत्याओं की गिनती कराते हैं तो उनसे प्रश्न हमारा ये है कि बता दें कि किस स्टेट में कहाँ पे किस घटना में पुलिस खड़ा होके और हत्यारों को साधुओं को सौंप रही थी। जब इसकी मांग की गई कि सीबीआई से जांच की जाए, एक पीआईएल दायर हुआ, वकील ने बहस किया और उस पर थोड़ी सुनवाई भी हुई और पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और ये मामला अभी बहुत उजागर भी नहीं हुआ है, न्यूज में थोड़ा मोड़ा आया कि एक्सीडेंट हो गया उस व्यक्ति का, उस वकील का जिसने किया था। तो कहीं ना कहीं कई तरह की साजिश दिखाई दे रही है। इस भारत में जहां संतों की भूमि है, उनकी पूजा होती है, किसी की भी हत्या हो, एक आम आदमी की भी, वो भी दुखद है। लेकिन महाराष्ट्र में या किसी प्रदेश में किसी संत की या किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। और जिस हिसाब से नेताजी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने सरकार को कि क्विक एक्शन हम ले रहे हैं, अब आगे कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर सरकार जागरूक रहे, शासन मजबूत रहे, नहीं तो ये हत्यारे कैसे ये मन बना ले रहे हैं कि किसी की हत्या कर लें। और अभी उसमें बच्चा चोर का बहाना बनाया गया, अब इसमें खुद ही वो चोर ही गया है, हत्या करके उसने चोरी की, सामान लिया, गाड़ी लिया और लाश भी ले लिया उसने, और लाश लेके भागने लगा।
तो निश्चित ही इसके अच्छे और बड़े स्तर पे जांच की जरूरत है और कोई भी नेता, सरकार कि जो लोग हैं वो इस तरह से प्रोटेक्ट न करें, क्योंकि ये संवेदनहीनता उनकी होगी, क्योंकि इतना दर्द भरा ये घनी घटना है और इसमें भी केवल अपने कि हम अपने सरकार को प्रोटेक्ट कर ले। आप सरकार है तो जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाए गए हैं, तो जनता के हितों की रक्षा करना आपके लिए जरूरी है। और साधु भी जनता है, साधु इस देश का नागरिक है। आज तो इन घटनाओं से साधुओं को डर लगने लगेगा कि कहाँ जाएं, कहाँ रहें। पहले के जमाने में जंगलों में रह लेते थे, घर छोड़ के निकलते थे सारा त्याग करके, आज तो शहर में रहने लगे। अब शहर में भी बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी सतीश प्रकाश जी, मैं आपसे जवाब लेती हूं, फिर उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास सापरा साहब। सतीश जी, क्या सरकारों की पहली प्राथमिकता यही हो जाती है कि किसी तरह से इसको कोई सांप्रदायिक रंग न चढ़े, इसीलिए प्राथमिकता कुछ और हो जाती है और तय तक और जो इकबाल कानून का होना चाहिए, जो डर या खौफ होना चाहिए, वो पैदा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। 1 महीने के अंदर ये फिर से घटना घटी है। सतीश जी। नहीं, देखो अंजना जी, बात ये है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साधु हो या गैर साधु हो, अगर किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि अगर साधु, उत्तर प्रदेश के साधु की हत्या होती है तो पार्टी का नजरिया कुछ और होता है, और अगर महाराष्ट्र के साधु की हत्या होती है तो आपका नजरिया कुछ और होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप मजबूर कर देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सियासत नजर आती है। देखो अंजना जी, 2 चीजें बताऊंगा इसके पीछे। कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी चाहे वो पालघर की घटना हो या यहाँ की घटना हो, ये सच है कि बीजेपी और शिवसेना लंबे समय तक एक दूसरे के सहयोगी रहे, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शिवसेना जो है वो हिंदूवादी पॉलिटिक्स रखती है, उसका एक चेहरा है। बीजेपी की मजबूरी ये है क्योंकि वो सत्ता से बाहर है। और एक बात ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्ता की सीढ़ी से फिसली हुई बीजेपी हमेशा धर्म और आस्था की चौखट के ऊपर ही जाती है। की बात नहीं, संतों की बात करने के लिए बैठे हैं अंजना जी। संतों की हत्या हुई है, सत्ता की हत्या नहीं हुई है। साधुओं की हत्या को लेकर महामंडलेश्वर जी को दिखाइए। ठीक है, महामंडलेश्वर जी आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। वो अपना एक सियासत भी ढूंढ रही है, अपना एक राजनीतिक शून्य जो है महाराष्ट्र में जो उसने खोया है, बड़ा दल बनने के बावजूद भी हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सुधांशु जी, बीजेपी सत्ता से बाहर यहाँ पर संतों की हत्या की चर्चा के लिए बैठे हैं। सत्ता की नवल किशोर जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज सुना वहाँ औरैया में संतों, महंत नवल किशोर जी, औरैया में संतों की हत्या हुई। मुख्यमंत्री ने सीधे औरैया में, उत्तर प्रदेश में जो हत्या हुई, मुख्यमंत्री ने सुबह 6 बजे तुरंत डीएम से बात की और कहा 1 घंटे में जवाब दो। हमें वही अपेक्षा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी है। हम किसी पक्ष से बने हुए नहीं हैं, हम राम पक्ष के हैं, धर्म पक्ष के हैं। इसलिए आप यहाँ सत्ता की चर्चा मत करिए, संतों की चर्चा करिए। लेकिन मैं एक बात और, वहाँ मुख्यमंत्री ने डीएम और एसपी से कहा कि 1 घंटे में मुझे जवाब चाहिए, और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहाँ बच्चा चोरी हो रही थी, हमारे संतों का आप चोर बना देंगे, और हम सुनते रहे। आपका तीखा सवाल होना चाहिए, जो महाराष्ट्र की सरकार से आप तीखा सवाल कर रहे हैं। हम किसी सत्ता को विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सत्य को कर रहे हैं, धर्म को कर रहे हैं। हमारे साधु की हत्या हुई है, हमारे साधु की हत्या हुई है, और हमारे साधुओं को डंडे से पीट पीट के मारा गया, हमारे संतों को सोते हुए मारा गया, और आप कहते हैं चुप दे रहे हैं। हम खाली शिवसेना की बात करते हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, जिसकी सत्ता में हत्या होगी हम प्रश्न करेंगे। हम देश के नागरिक हैं, या तो आप कह दीजिए, आप कह दीजिए सतीश जी, आप कह दीजिए हम संतों को, सतीश जी महंत जी को सुन लीजिएगा। संतों को नागरिक, अरे बात नहीं सुनिएगा तो फिर कैसे जवाब दीजिएगा सतीश? हमारे संतों की हत्या हुई है। ठीक है, सुधांशु जी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सतीश जी उसका जवाब दीजिए। आप अलग अलग आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपको मुद्दा उठाना है तो हर जगह उतनी ही निंदा करनी होगी, उतना ही मुद्दा उठाना होगा, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो। जो कार्रवाई योगी जी ने यूपी में दिखाई है, क्या किसी ने कभी एक शब्द भी कहा है कि उस कार्रवाई में कोई कमी थी, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष? मगर सतीश प्रकाश जी जो बोल रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है अंजना जी, ये तो बसपा समर्थक है ना, जो कहती थी चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। आज इतनी बड़ी हत्या करने वाले गुंडों के पक्ष में घुमा फिरा कर किंतु परंतु कह के इतनी व्यग्रता के साथ महंत जी को बोलने नहीं दे रहे। इसे कहते हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और।
समझ ही में नहीं आता है। ये लॉ एंड ऑर्डर के सबसे बड़े प्रतीक बनते थे, आज किस स्तर पे खड़े। महेश तिवारी जी देखिए अपने वक्तव्य के पहले वाक्य में क्या बोले, कहते 24 घंटे में दोनों जगह कार्रवाई हुई। अरे मान्यवन, पालघर में तो 48 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुई, आप कह रहे 24 घंटे में दोनों मामलों में पकड़ लिया गया। दूसरा, आपने अपने वक्तव्य के अंतिम वाक्य में क्या बोला, कैसे आप पूर्वाग्रह से पहले मान ही लेते हैं कि चोरी नहीं हुई, इसका मतलब आप मानते हैं कि चोरी की बात थी। आपके दिल की बात आपके लबों पर आ गई। दुर्भाग्य यह है कि 10 साल शिवसेना सत्ता में रही है हमारे साथ, 95 से 2000 और पिछले 5 साल, कभी ऐसी कोई घटना हुई? आप शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा की बात करती थी, जिसने हिंदू पद बादशाही की बात कही थी। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी एक बार हुंकारते थे बांद्रा से बैठ के, किसी की हिम्मत नहीं कुछ होने की, मगर आज चरण सिंह सापरा जी की पार्टी के संगत में आके बैठ गए। क्या कहा जाए? इसलिए आप इस प्रकार के किंतु परंतु चोरी हुई कि नहीं ये कैसे मान लिया जाए और कार्रवाई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आज शिवसेना की स्थिति को देखकर अंजना जी मुझे वही याद आता है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति वैसे ही गुण तीन। महेश जी 2 लाइन का एक जल्दी से जवाब दीजिए, फिर सापरा जी के पास चलेंगे। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी का जो ये लेक्चर दे रहे हैं ना, ये एकेडमिक लेक्चर हो सकता है, लेकिन इसका फैक्ट से कोई संबंध नहीं। अगर आप फैक्चुअल पोजीशन को देखोगे महाराष्ट्र की, बताइए ना, 24 घंटे में पालघर में कब पकड़ा गया था? सुधांशु त्रिवेदी, आपका जो लेक्चर है एकेडमिक हो सकता है, ये फैक्ट से। अरे भाई बताइए ना, पालघर में 24 घंटे में इसमें एकेडमिक लेक्चर नहीं है। आप 24 घंटे में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, तो मैं चुनौती से कहता हूं दिखा लीजिए कार्रवाई की बात छोड़। अरेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप जाकर के वहां देखिए। आप बताइए कि 101 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं पालेकर वाले मामले में या नहीं हुए हैं। आप ये बताइए 24 घंटा हुआ और अब वाले घटना जो नया घटना है इसमें अभियुक्त गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ है। आप देखिए, आप जिस तरह से मामले को तूल देना चाहते हैं वो यहाँ पर चलेगा नहीं, क्योंकि यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में साधु समाज, हिंदू समाज और जितने भी नागरिक वहां के हैं उनकी पूजा होती है। वो धरती ऐसी है जहां पर साधु समाज और जितने भी लोग हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा है और सुरक्षित महसूस करते हैं। वो यूपी नहीं है, आपका शासित राज्य नहीं है जहां पर साधुओं समाज की और हिंदुओं की दिन दहाड़े हत्या होती है, लेकिन कोई ना तो मीडिया रिपोर्ट आती है उसको छुपा लिया जाता है और ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन आती है, और यहाँ तक की बातें में आप कोई आवाज उठा भी नहीं सकता। तो इस तरह की जो गंदी राजनीति है उसको मत कीजिए। मैं दोनों जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, मैं बड़े विनम्रता के साथ और बड़ा सम्मान करते हुए इनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देखिए, साधु समाज या साधु समुदाय की कोई भी परेशानी है या उनकी जब हत्या होती है तो सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी को होता है, क्योंकि वो आपने देखा होगा कि जब वो मुख्यमंत्री बने उसके पहले भी और उसके बाद भी कई दौड़े उन्होंने अयोध्या का किया, और मैं अयोध्या से ही संबंध रखता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साधु समाज हमारे लिए पूजनीय है, पूजनीय रहेगा, और जो कठोरतम कार्रवाई होगी, मैं दोनों महामंडलेश्वर का बड़े विनम्रता से और बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो कठोरतम कार्रवाई होगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, राजनीति होनी नहीं चाहिए। और इसको सुधांशु त्रिवेदी एक बार महंत जी जवाब देना चाह रहे हैं, एक सेकंड लगातार मत बोलिए महेश तिवारी जी, आवाज नहीं चाहिए। महेश जी प्लीज सर, रिक्वेस्ट है, इसके बाद फौरन आएगी सर, क्योंकि उन्होंने महंत जी को एड्रेस किया है, वो हाथ उठा रहे हैं, मैं उनकी बात सुनते ही फौरन आपके पास फिर सुधांशु जी के पास जाऊंगी। महंत जी बोले, आप क्या कह रहे हैं? मैं महेश जी से पूछना चाहता हूं बड़े निवेदन के साथ कि हमारे संतों की हत्या के बाद, पालघर के बाद, आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने किसी संतों के प्रतिनिधि मंडल से बात की, हमारे अखाड़ा परिषद से या जूना अखाड़े से किसी संत के प्रतिनिधियों से बात की कि यह घटना क्यों और कैसे हुई? क्या हम एक नागरिक होने के नाते, हमारे संतों की हत्या के नाते, क्या हम इतना भी अधिकार नहीं रखते थे कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम एक बार बात तो रखते कि ये गलती से या जो भी कारण हुए, एक बार हमें अपेक्षा थी कि शिवसेना जरूर संतों से बात करेगी कि ये कारण रहे। हमारे संतों को चोर बना दिया, हमारे संतों को लाठी से मार मार के गिरा दिया। तो एक बार भी पूछे होते तो हमें लगता कि वही शिवसेना है बाला साहब ठाकरे वाली, इसे संदेह हो रहा है। माननीय महेश तिवारी जी। माननीय, ठीक है, मैं महंत नवल किशोर दास जी का आदर करते हुए मैं जवाब देना चाहता हूं कि जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, उन्होंने उस घटना के बाद जो समुदाय, जो संत समाज उनके पास गया, उनसे उन्होंने बात करी, टेलीफोन पर, दूरभाष पर कई प्रतिनिधियों से उन्होंने बात करी। और मैं आज भी आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं
कि 24 घंटे प्रमाण बता माननीय दीजिए, एक मुख्यमंत्री की प्रमाण। पर्सनल अखाड़ा लाइफ प्रसाद से खुली बात हुई की है, हो, किसी और से की हो। पर्सनल टेलीफोन लाइन मोहन खुली जी, हुई नाम है। पूछ रहे हैं। अभी आपको एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ अंजना जी, एक बिहार के विधायक जिन्होंने फोन किया और सीधा उस फोन को अटेंड किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि कोई भी साधु समाज का प्रतिनिधि महेश उनसे जी, बात करना चाहे, उन्होंने महेश इनकार कर दिया? ऐसा एक नहीं हो नाम सकता बता है। दीजिए, मैं एक आपको नाम बता बताना दीजिए चाहता हूँ माननीय कि मुख्यमंत्री जी ने मैं किसी महामंडलेश्वर संत जी के आपको बताना प्रतिनिधि से चाहता हूँ बात की हो, कि अखाड़ा परिषद से बात की हो, अयोध्या जूना के अखाड़े जो के प्रमुख पदाधिकारी से संत बात- एक महंत नाम बता दीजिए और कृपा जो करके, एक जो नाम। लोग हैं 24 घंटे उनके डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और पूरे देश के साधु समाज आज भी अगर आप फोन करोगे एक नाम बता तो दीजिए। माननीय महंत जी, मुख्यमंत्री नाम के यहाँ पूछ रहे फोन हैं। अटेंड होता है। महंत जी, नाम पूछ रहे हैं महेश जी। पूरे देश में किससे बात की वो नाम पूछ रहे हैं? कि एक ही ऐसा स्टेट है, ठीक एक है, ही ऐसा ठीक है। स्टेट चरण है सिंह सापरा से। जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, अंजना 24 जी, घंटे फोन पर उपलब्ध अंजना जी, रहते हैं। कई महेश जगह जी, महेश जी, ठीक है। कई चीजें क्लैरिटी जी, करनी बहुत ठीक है जरूरी सर। है। हाँ। एक दो चीजें सापरा यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो रही हैं। किसी ने भी महंत जी ने जैसे कहा, किसी ने भी साधु महाराज पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया है, एक बात। दूसरी बात, जो पालघर के बारे में बात हो रही थी, सुधांशु जी कह रहे थे कि 48 घंटे के बाद में एफआईआर हुआ, ऐसा नहीं था। चोर बताया, बच्चा चोर। नहीं, एक मिनट, भैया मैं बच्चा बोलूं चोर महंत जी। बताया, बच्चा चोर मोहन जी, बताया मोहन जी, बंधु, कि बच्चा चोर मोहन जी, हो गया मोहन जी, वहाँ। हाथ बच्चा जोड़ चोर के, हो गया देश हाथ में। जोड़ के, नहीं, हाथ जोड़ के हाँ जी, मैं उत्तर दे लूं? जी बताइए। मैं उत्तर दे लूं। हाँ, देखिए, दूसरी बात जो पालघर की है, बताइए ना। 9 बजे पालघर की घटना होती है और सुबह 4 बजे तक 101 लोग अरेस्ट हो जाते हैं और उसी तारीख में एफआईआर दर्ज हुआ। नहीं, गलत बोल रहे हैं सापरा जी। सुबह 4 बजे इसलिए होते, दो दिन के बाद 48 घंटे के बाद जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद सुनिए, मुझे पूरा करने दो। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने 30 मिनट सबको सुना है। उसके बाद में 36 लोग और गिरफ्तार हुए। उसके बाद में ये सारे लोग अरेस्ट है, सारे लोग अरेस्ट है, कोई भी बाहर नहीं है। सबके ऊपर 302 का 307 का मुकदमा हुआ है। और फिर आपको ये भी बता दूं कि आईजीपी के अंडर में इंक्वायरी हुई है, सीआईडी क्राइम के अंडर इंक्वायरी हुई है, एडिशनल डीजी ने इंक्वायरी करी है और पूरे पुलिस स्टेशन का तबादला कर दिया है, वहां के एसपी का भी तबादला कर दिया है। ये सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। और ये भी, जिस व्यक्ति ने यहाँ नांदेड़ में हत्या की है, 16 घंटे के अंदर उसको दूसरे राज्य से अरेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहना पड़ेगा कि सरकार का जो यंत्र है, जो पुलिस तंत्र है, वो यहाँ पर मुस्तैद है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, जो आप कहते हैं महंत जी, आपने सच्ची बात कही कि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो उसका शव क्यों ले जा रहा था, साधु महाराज का शव क्यों ले जा रहा था। निश्चित रूप से मैं भी ये कहना चाहूंगा कि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो व्यक्ति पकड़ा गया है, संदीप लंगोटे उसका नाम है, और उसको पूछना चाहिए कि भाई तुम शव क्यों ले जा रहे थे, क्या षड्यंत्र था। ये कल या परसों तक इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको वो भी बात सामने आ जाएगी। ठीक है सुधांशु जी, अब सरकार तो ऐसे में जांच ही करा सकती है और वो कह रहे हैं सतर्कता से जांच हो रही है, पुलिस सामने लेकर आई है उस व्यक्ति को। लाश क्यों ले जा रहा था वो व्यक्ति, ये भी जानकारी सामने आएगी। सतर्कता और संवेदनशीलता तो इनके वक्तव्यों में दिख गई। मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे अपनी बात पूरी करने दें। चरण सिंह सापरा जी, आपने कहा रात 9 बजे घटना हुई पालघर में, सुबह 4 बजे 101 लोग गिरफ्तार हो गए। मैं आपके सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, इंटरनेट पे सारे फैक्ट अवेलेबल हैं। अरे 2 दिन तक तो एफआईआर नहीं हुई, 2 दिन बाद पुलिस ने केवल ये लिखा था, आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। पुलिस ने, अरे बिल्कुल झूठ है, मैं चुनौती से कहता हूं। अगर आप सुबह 4 बजे के बाद और सुबह 4 बजे घटना हुई है, सुबह 4 बजे के बाद झूठ मत बोलिए। 2 दिन बाद पुलिस ने कहा कि कुछ लोग चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे, आप हो गए, सच्चाइयों आप हो गए। आप, अरे मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने दर्शकों से कहा, इंटरनेट पे देखो जाके भाई। आप बातें करते हो गूगल अरे की, बोलो ना भाई, आपसे नहीं कहा, आप उठाइए उठाइए एक एक करके। सापरा जी, सापरा जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। समय देखिए, देखिए, ठीक है, नहीं, ये झूठ बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा। एफआईआर के ऊपर तारीख देखिए और समय देखिए, फिर बोलिए। सापरा जी, इतने बड़े चैनल पर आकर के सुधांशु जी झूठ नहीं बोल सकते। भारत की झूठी पार्टी कहीं भी झूठ बोल के निकल जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है सापरा साहब, की तारीख और समय देखिए पहले, फिर आप इस तरह की बातें बोलिए। चलिए सुधांशु जी अपनी बात करिए। मैं चुनौती से कहता हूं चरण सिंह सापरा, आप बताइए चुनौती स्वीकार है कि नहीं? चुनौती स्वीकार है, अभी चुनौती स्वीकार है। उसी कुछ लोग चोरी के आरोप में मारे गए। वाह भाई वाह, बहुत गजब से दिखाया था, सबको पता है। और आप सापरा जी, लेकिन सापरा जी प्लीज, उसी दिन फिर देखिए, सापरा जी ये गलत है। सापरा जी,
सापरा जी, अगर कोई गलत भी बोलता है उनको भी आपकी बात गलत लगती है, मैं आपके पास आऊंगी, मैं फौरन जवाब लेने आऊंगी, मैं आप ही से जवाब लूंगी अगर वो आपको एड्रेस करेंगे। सापरा जी प्लीज, आप दोनों से निवेदन प्लीज। अब मैं सुधांशु जी बात पूरी करें। कहता हूं, हाँ। आप चरण सिंह सापरा जी और उमेश तिवारी जी देखिए, पहले मैंने टेक्निकल बात कही तो वकील नजर आने लगे, सैद्धांतिक बात कही तो हमको एकेडमिक कहने लगे, उसके बाद अनर्गल बातें करने लगे, गंदी राजनीति कहने लगे। अब मैं राजनीतिक बात कहता हूं, महेश तिवारी जी आप जिस पार्टी के साथ हैं, गंदी राजनीति की बात, वह कांग्रेस पार्टी केरल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ है कि नहीं? बहुत अच्छी राजनीति है वो आंध्र में मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ रह चुकी है, बहुत अच्छी राजनीति है। वो जाकिर नायक को शांति का मसीहा, अब ये एंगल कहां से आ गया सुधांशु जी? नहीं इन्होंने राजनीति, सुधांशु जी ये एंगल कहाँ से आ गया? ये एंगल कहाँ से आ गया? महेश तिवारी से मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये मैं महेश तिवारी सापरा जी, सापरा जी प्लीज। मुस्लिम लीग के साथ वाली पार्टी के साथ, और सुनिए इतना ही नहीं, जिन्होंने अफजल को हालात का मारा कहा, नहीं जिसका मैं नाम लूं उसी की आवाज दीजिए जिन्होंने प्लीज, एक साथ मत बोले आप तीनों प्लीज। सब डिस्टर्बेंस करने लगते हैं प्लीज। जब अनकंफर्टेबल फैक्ट सामने आते हैं तो सब लोग ऐसे ही बोलने लगते हैं। देखिए दोनों लोग एकदम से बोलने लगे, सापरा जी भी महेश तिवारी, मैं शांति सुनता रहा, मैं तो सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। महेश तिवारी जी आपने गद्दी राजनीति शब्द प्रयोग किया, मुस्लिम लीग के साथ खड़ी पार्टी के साथ अच्छी राजनीति है, जाकिर को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ खड़े होना अच्छी राजनीति है, इशरत को बेटी कहने वालों के साथ खड़े होना अच्छी राजनीति है, हाफिज को साहब के साथ खड़े होने वालों के साथ कहना अच्छी राजनीति है, दाऊद को भाई के साथ खड़े होने वालों को कहना अच्छी राजनीति है। बताइए ना कौन सी गंदी राजनीति और कौन सी उज्ज्वल? पहले सापरा जी जवाब देंगे फिर महेश तिवारी। सापरा जी जवाब दीजिए। मिस्टर तिवारी प्लीज प्लीज। बिल्कुल गलत वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया है, मुझे इस पे आपत्ति है। इन्होंने एफआईआर की तारीख गलत, एफआईआर का समय इनको पता नहीं है, ये मात्र गूगल से जो नॉलेज लेते हैं उसी को लेकर के आकर के डिबेट करते हैं। झूठी बात करके नहीं चलेगा, आप सच्चाई बताइए यहाँ पर। और कहा इंडियन मुस्लिम लीग और क्या क्या कनेक्ट करने चले गए। आपकी मंशा यही है कि किसी न किसी तरीके से संतों की मौत पे सियासत की जाए और संतों की मौत को किसी न किसी तरीके से इसका ध्रुवीकरण किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है। महेश तिवारी मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैं अंजना जी इनसे कहता हूँ, जब ये केरल का भ्रमण कर आए हैं, केरल ये चला जाना चाहते हैं, तो वो रास्ता ये जम्मू कश्मीर से होकर क्यों नहीं गुजरता? ये आप जम्मू कश्मीर क्यों नहीं जाना चाहते? वहां आप पीडीपी के साथ मिलकर जब आप सरकार बनाते हैं तब आप बड़े हिंदुवादी पार्टी के छवि को छोड़ करके वहां दोनों महामंडलेश्वर जी सोच रहे होंगे कि देखिए कहां हमें लगा था साधुओं की चिंता है सबको, पर बात कहां निकली और कहां पर पहुंच गई है। सच्चाई ये है कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें सच सामने आना जरूरी है और पूरा सच के बाद ही इस तह तक जाना कि आखिर कानून का इकबाल इस तरह से क्यों कम हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो यूपी हो, ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट रहे, देखते रहिए आज। तो महाराष्ट्र में साधु संत कितने सुरक्षित, इस पर आप बहस देख रहे थे, लेकिन इस बीच बीजेपी और शिवसेना में कैसी ठनी हुई है उसी की खबर के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय राउत शिवसेना नेता के बयान पर पलटवार किया है और कहा है महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, मानवता कभी उद्धव ठाकरे को माफ नहीं करेगी, ये कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें इसके पीछे की कहानी क्या है। शिवसेना के अखबार सामना में बीजेपी और बीजेपी की राज्य सरकारों पर प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर हमला किया गया था तीखा। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक लेख में बीजेपी की राज्य सरकारों को कोरोना संकट में मजदूरों के मुद्दे पर फेल बताया, खासकर योगी सरकार पर हमला किया। मजदूरों को वापस नहीं घुसने देकर उनके साथ अमानवीय बर्ताव कर रहे हैं, यह आरोप लगाया योगी पर। लेख में राउत ने योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की और नसीहत दी कि मजदूरों से व्यवहार पर उन्हें मन की गांठ खोलनी चाहिए। इसी पर अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं चाहती हूं कि बीच में मामला पूरा पॉलिटिकल और राजनीतिक हो गया था, उससे हटकर वापस साधु संतों पर आए और दोनों महामंडलेश्वर जो हमारे साथ है, महंत जी आपके साथ शुरू करते हुए। महंत सरस्वती जी, आपने पूरी बात 1 घंटे की चर्चा सुन ली है, क्या आपको लगता है कि बवाल मचने के बाद ही सही सरकारों में थोड़ी सक्रियता आएगी साधुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी फिक्र को लेकर? देखिए
सवाल जिस ढंग से अभी भी जो पैनलिस्ट हैं, जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो अभी भी संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। पूरे इस कार्यक्रम को इन्होंने इस ढंग से विश्लेषण कर दिया पॉलिटिकल के, जहां संतों की हत्या की संवेदना ही गायब हो गई। दोनों की दो बातें हम लेते हैं। एक तो सापरा जी ने कहा कि रात को 9 बजे पालघर में हत्या होती है और सुबह 4 बजे या 9 बजे तक FIR हो जाता है, और इसके लिए दोनों में बहस भी हो रही थी। हम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े के संत हैं, सारी जानकारी हमारे पास है। 2 दिन के बाद FIR हुई है, और वो भी जब वीडियो वायरल हुआ है, और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संत की हत्या हुई है। लिखा यह गया कि कुछ बच्चे चोरों को पकड़ा गया है, उसके आरोप में उन्होंने मार दिया उनको। तो अपने जानकारी को थोड़ी सुधार लें और इस तरह से तैयार होकर ना आया, संवेदनशीलता दिखाएं। और दूसरा, उन्होंने तिवारी जी ने जो मंडलेश्वर जी के बात पे कहा था कि चीफ मिनिस्टर ने बात की है, किससे बात की है पता नहीं। हम उस अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, हमारे और भी सब वरिष्ठ लोग हैं, इसमें किसी को कुछ पता नहीं है। और उदाहरण वो देते हैं कि किसी यूपी के MLA ने फोन किया, चीफ मिनिस्टर ने तुरंत उनका डायरेक्ट फोन उठा लिया। तो MLA और संत में बहुत फर्क है, और संत में वो भी जिनका तकलीफ है, जिनके लोग मरे हैं, ऐसी जघन्य हत्या उनकी की गई है। तो इस पे राजनीति न की जाए, संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार किया जाए। महेश जी से दोनों ही बातों का आपका जवाब ले लेते हैं, जल्दी से तिवारी जी जवाब दीजिए। वो बता रहे हैं और ये वाकई सच्चाई है, 2 दिन बाद जब बवाल मचा तब FIR हुई जी, और किसी जूना अखाड़े के व्यक्ति से बात नहीं हुई, ये उनका आरोप है। देखिए, स्वामी जी की जो बातें हैं, जो इनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उसी बात पर कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह से ये दोनों घटनाएं हुई, और जो पहली घटना हुई, जिस तरह से वो उस पर जो है राजनीति शुरू हुई, राजनीति शुरू नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ उनके सवाल का जवाब है आपके पास महेश तिवारी जी? बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की कमी है सर, इसीलिए मैं आपको टोक रही हूँ। नहीं, इतना मत घूमिए फिरिए ना सर, 10 सेकंड का टाइम बचा है। जिस तरह से राजनीति की गई वो नहीं होनी चाहिए थी। उनके सवाल का जवाब है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस समुदाय से बात करी, महामंडलेश्वर जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आज भी, और ये भी बताना चाहता हूँ कि जब पालघर की घटना हुई तो जो भी संत समुदाय थे, मैं लिस्ट नहीं दे पाऊंगा कितने लोगों से उन्होंने बात करी, क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री के बीच और जो महामंडलेश्वर और जो संत समुदाय। वक्त की बहुत कमी है, आपने वक्त बहुत जाया कर दिया कहानी बुनने में, सवाल का जवाब नहीं दिया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे, लौट रहे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।